हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग की प्रोनाउन की 7th क्लास है। तो जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं जाके देख लो, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ पाए कि यहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक चल रहा था रिलेटिव प्रोनाउन, और उसमें हम लोग हु, whom, which कवर कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग की बारी है दैट की। और दैट महाशय जी ऐसे हैं जो हर चीज है। इंग्लिश में इतना कंफ्यूज करते हैं दैट ये प्रोनाउन भी होते हैं, डिटर्मिनर भी होते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। लो, हर जगह दैट दैट। कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इंग्लिश में दैट है या दैट में इंग्लिश है। ठीक है, ये तो मजाक की बात हो गई। फिर भी देखो, ये हर जगह दिखेंगे आपको। और देखते हैं पहले इसके टाइप्स कितने प्रकार के हैं। दैट प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन तो होता ही है, प्रोनाउन भी होता है जिसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे उसका एग्जांपल देखो, दैट वाज माय रूम। डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये अभी आगे देखेंगे, फिर भी अभी देख लो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह भी है। डिटर्मिनर भी देख लो, आई नो दैट बॉय। देखो, बॉय क्या है, नाउन, तो नाउन के लिए आया है, तो दैट क्या है, डिटर्मिनर। देखो, डिटर्मिनर की तरह भी आ गया। कंजंक्शन की तरह देख लो, आई नो दैट रामा इज अ थीफ। मैं जानता हूं कि रामा चोर है। देखो, रामा, दैट क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है। ये ओनली कंजंक्शन यहाँ पे बोल लो, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता था। रिलेटिव प्रोनाउन में कंजंक्शन भी होता था, प्रोनाउन भी होता था, सब्जेक्ट भी होता था। यहाँ पे देखो दैट केवल कंजंक्शन है। ठीक, अभी इसको क्या सर यहीं पे पूरा डिटेल बता देंगे सब दैट का? नहीं, यहाँ पे दैट हम लोग केवल देखेंगे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये वाला मैं बताऊंगा अभी आगे जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा, ये दोनों कवर हो जाएंगे उसमें, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ठीक, कंजंक्शन ये कंजंक्शन वाले चैप्टर में। अभी हम लोग पढ़ते हैं दैट का यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। चलो आ जाओ। तो दैट का पहला पॉइंट है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन अभी तक हम लोग पढ़े, उसमें क्या आपको समझ में आया कि वो प्रोनाउन की तरह भी काम करेगा, कंजंक्शन भी होगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा होगा, है ना। यही खासियत थी रिलेटिव प्रोनाउन की। और लोग देखते हैं क्या ऐसा काम करता है ये। अब द मैन एंड हिज डॉग, अब उसमें हु लगेगा, विच लगेगा, होम लगेगा, दैट लगेगा। चार ऑप्शन दिए हुए, ठीक। केम यस्टरडे, फिर हैज है, कम अगेन। देखो, अब जहां पे भी रिलेटिव प्रोनाउन की बात आती है तो सबसे पहले रिलेटिव क्लॉज ढूंढते हैं हम लोग। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है। तो यहाँ पे देखो, मान लो इनमें से चारों में से कोई एक लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं पूरा। ये यहाँ से यहाँ तक क्लॉज तो पता ही है आपको कि वह होता है, उसकी सब्जेक्ट होती है, वो क्लॉज होता है, रिलेटिव क्लॉज, ये सब बता चुका हूं मैं। चलो, अगर मान लो, चलो हम यहाँ पे हु लगाते हैं, ठीक। तो मैन के लिए तो हु आ गया, डॉग के लिए क्या लगाओगे? हु तो बोलेगा भाई हम इंसान के लिए क्यों लाते हैं, तो डॉग को भाई अलग हटाओ यहाँ से। लेकिन ये तो एंड से जुड़ा हुआ है, अब एंड से जुड़ा हुआ दोनों एक साथ है मतलब, तो हु तो लग नहीं सकता, हु का खेल खत्म। विच आया, कार्ड लगा के देखो भाई, हमको भी लगा लो। तो विच बोला चलो हम डॉग को संभाल लेंगे, लेकिन इंसान को नहीं संभालेंगे। ये लो, तो मतलब विच का भी पत्ता खत्म। फिर होम, सेम कंडीशन, हो भी इंसान के लिए, होम भी इंसान के लिए, कंफ्यूजन वही आएगा। तो होम भी हटा, बचा कौन इकलौता, दैट। अब दैट बोला मैन, डॉग, सब बुलाओ, हम सबको संभालते हैं। ये अलग अलग को भी संभाल लेगा, मतलब दैट पर्सन को भी देख लेगा, एनिमल को भी देख लेगा, थिंग्स को भी देख लेगा। बोलेगा जिसके लिए लगाना हो लगा दो। हम एकदम खुले दिमाग के आदमी, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, आ जाओ देखो, इसलिए मैंने बोला कि दैट कहीं भी लग जाता है, किसी के साथ भी लग जाता है, इसलिए दैट ही दैट दिखता है इंग्लिश में। ठीक है, अभी देखो,
एक चीज तो ये निकल के है कि यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि पर्सन और प्लस एनिमल या थिंग का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसके लिए दैट लगाएंगे। ठीक है, मान लो एनिमल और थिंग का कॉम्बिनेशन आ गया तो क्या लगाओगे? तब सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या लगेगा? विच, है ना। थिंग्स और एनिमल्स वो तो एक ही कैटेगरी की चीज है, उसके लिए तो विच लगता ही है, तो उसके लिए विच लग जाएगा। लेकिन इंसान और चीज या जानवर का कॉम्बिनेशन आएगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे? रिलेटिव नाउन दैट का। आया समझ? और चीज देखो, दूसरी चीज क्या निकल के आई? सर दैट यहाँ पे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? अब यही भी चीजें जो डीपली बताता हूं मैं, डिफ्रेंशिएट करती है। दैट ऐसे पता रहता है कि वो दैट के साथ सरीज लगता है, मतलब सिंगुलर होता है। यहाँ पे देखो, जब दो चीजों को जोड़ रहा है तो पर्सन की बात कर लो तो मिनिमम एक पर्सन, ठीक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम तो एक होगा। एनिमल या थिंग्स में कोई एक चीज ले लो, मिनिमम तो एक होगी ना, तो 1 + 1 मिला के कितना होगा? 2। मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। तो यहाँ पे दैट क्या है? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या बोलोगे? प्लूरल है सर। और कब होगा? ऑलवेज प्लूरल होगा। ऐसे केस में हमेशा प्लूरल होगा क्योंकि मिनिमम दो तो बनेंगे ही। ठीक है, और चीज देखो यहाँ पे, एक ये लिखा हुआ है यहाँ पे हैज या हैव। ठीक है, ये हैज या हैव किसके हिसाब से लगेगा? द मैन एंड हिज डॉग के हिसाब से लगेगा। अब ये जब दो चीजें हैं तो प्लूरल हो गई, जब प्लूरल हो गई तो हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैव। बात समझ में आई? इसमें दो चीजें हम लोग सीखे। ठीक है, पहली चीज सीखे, पर्सन या एनिमल या थिंग्स का कॉम्बिनेशन मिलकर बना हुआ है तो उसके लिए दैट लगाएंगे। क्लियर? दूसरा, दैट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा ऐसे केस में? सर प्लूरल होगा। ठीक है, चलो दो चीज यहां समझ में आ गई, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दैट सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। जैसे विच के केस में था, विच सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते थे हम लोग, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते थे। ठीक, सेम इसका भी है, दैट का भी। देख लो एग्जाम्पल कैसे है। आई हैव द बुक दैट इज राम्स फेवरेट। इज क्या है? वर्ब, तो वर्ब का क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट। तो दैट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। बहुत इजी सर। और देखो, आई नो द बॉय दैट यू मेट। यहाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद मेट वर्ब हो गई उसकी, तो ये क्या होगा? मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो समझ में तो आ गया सर कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। बट अभी तुम लोग के दिमाग में एक चीज खटक रही होगी, सर यहाँ पे दैट बुक के लिए आप लगा दिए हैं, यहाँ तो विच लग सकता है ना, यहाँ पे बॉय के लिए होम लग सकता है, आप दैट लगा दिए हैं। तो तीसरा पॉइंट निकल के आया, क्या? कि दैट पर्सन के लिए, थिंग के लिए, एनिमल के लिए, किसी भी चीज के लिए, सब के लिए लग जाएगा। तो बोलोगे सर ठीक है, लग जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बोली तो लड्डू बंटवा दे। लेकिन अब तो कंफ्यूजन आ गया सर कि हम हु लगाएं या दैट लगाएं, विच लगाएं या दैट लगाएं, होम लगाएं या दैट लगाएं। अब तो कंफ्यूजन बनता है। दूर करेंगे इस कंफ्यूजन को। अभी पॉइंट नंबर 2 है हम लोग का। पॉइंट नंबर 4 में मैं यही बात बताने वाला हूँ कि कहाँ पे दैट, कहाँ पे हु, कहाँ पे दोनों लग सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ अभी। पहले इतना देख लो, इस पॉइंट में हमको क्या समझ में आया कि सब्जेक्ट की तरफ भी हो सकता है यूज, ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है यूज, और वो यूज होगा पर्सन, थिंग, एनिमल, किसी भी चीज के लग सकता है। ठीक है, हु के जैसे नाटक नहीं है, वो केवल पर्सन के लिए लगेंगे। विच के जैसे नाटक नहीं है जो केवल थिंग्स या एनिमल के लिए लगेंगे। ये खुले दिमाग का आदमी है, लाओ कोई भी लगाओ, सब के लिए लगेंगे। क्लियर? आगे चलो, थर्ड पॉइंट में देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 3, केस ऑफ प्रीपोजिशन। बोलो सर आप फिर केस ऑफ प्रीपोजिशन पे आ गए। देखो, केस ऑफ प्रीपोजिशन मैं इसलिए बताता हूँ
क्योंकि देखो दैट सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट पे किसका किसका इफेक्ट रहता है, वर्ब का इफेक्ट रहता है और प्रीपोजिशन का इफेक्ट रहता है। ठीक, तो जब प्रीपोजिशन का भी इफेक्ट रहता है तो दैट में भी तो रहेगा ना उसका इफेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट की तरह होगा। तो केस ऑफ प्रीपोजिशन देख लेते हैं। तो देखो इसमें याद क्या रखना है, जब सेंटेंस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा और उसमें अगर आपको प्रीपोजिशन यूज करना है तो कहाँ लगेगा प्रीपोजिशन, एंड ऑफ द क्लॉज, सेंटेंस या क्लॉज के लास्ट में लगेगा, उस सेंटेंस के या क्लॉज के लास्ट में लगेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन। अभी ये समझ में आया ओरली। अब सेंटेंस में देख लो कैसे है। आओ, आई नो द डेट ऑन विच यू गॉट मैरिड। विच के साथ कहाँ लगता था, विच के जस्ट पहले, याद है पिछले वाली क्लास में। अगर इसी को हम लोग दैट के हिसाब से बनाए, मैंने बताया ना कि सेंटेंस विच से भी बन सकता है, दैट से भी बन सकता है, हु से भी बन सकता है, दैट भी लगा सकते हो उसकी जगह पे। तो मान लो विच लगा के बनाए तो ऑन लगा के बना दिए, ऑन विच एक साथ। लेकिन जब उसी सेंटेंस को दैट लगा के बना रहे हो आप तो ऑन कहाँ लगेगा, क्लॉज के लास्ट में। अभी समझ में आया। अब ये जान लो कि लास्ट में क्यों लगाते हैं। देखो हु के केस में क्या था, हु को जब हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में तो वो शुरू में आ जाता था और उसके पहले नहीं लगाते थे, क्योंकि प्रीपोजिशन कहेगा हुम लगाओ क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन हु तो सब्जेक्टिव केस होता है तो वो उसको लास्ट में भेज देता है। और हु किस लिए यूज करते थे हम लोग, फोकस करने के लिए। ठीक है, किसी चीज पे फोकस करने के लिए। लेकिन जब भी आप प्रीपोजिशन लगा देते हो, जैसे टू मार्केट लिख दूं मैं, ठीक, अब टू मार्केट दो चीजें हो गई। ऐसा समझ लो तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, तुम्हारा टारगेट है कहीं तुम दौड़ रहे हो और तुमको लगता है कि लोग मुझे ही केवल देखें, ठीक है, केवल मेरे फोकस करें, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। तुम्हारा एक दोस्त आ गया, वो भी साथ में दौड़ रहा है, तो तुम्हारा फोकस डिस्टर्ब होगा ना, लोगों का डिस्टर्ब होगा। साथ में कौन दौड़ा भाई, तुम्हारे दोनों पे फोकस आ गया। तो ऐसी चीजें हैं, जब भी प्रीपोजिशन चीजें किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो फोकस अपने ऊपर ले लेता है। हीरो तुम थे, वो तुम्हारा दोस्त आया, थोड़ा भाई फोटो खिंचाना है, साथ में दौड़ने लगा तुम्हारे, उस पर फोकस आ गया, कैमरे वाले ला दिए उस पर, बोले ये कौन है भाई जो साथ में अभी सेल्फी लेना बीच में दौड़ते हुए। ठीक है, तो फोकस उससे डिस्टर्ब होता है। ये कहानी के जरिए समझा रहा हूँ कि मतलब कोई भी चीज एक्स्ट्रा आ जाती है तो फोकस हट जाता है वहां से। तो इसी तरह यहाँ पे है, जब प्रीपोजिशन लगाते हो तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज बना लेता है। फ्रेज वगैरह बता चुका हूं मैं। तो वो फ्रेज ना बने, वो केवल इंडिविजुअल अकेला ही रहे। तो हु क्या था, अकेला था। बाय हुम, याद है बाय हुम, हुम के साथ प्रीपोजिशन, तो वो उस पर फोकस हट जाता था। इसी वजह से हम लोग हु को शुरू में लगाते थे और उसके हिसाब से प्रीपोजिशन लास्ट में लगाते थे। सेम चीज यहाँ पे दैट, दैट को आप लोग को पता होगा कि ये डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए बताता है। दैट बुक, दैट बॉय, दैट एनिमल। जब आप डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हो तो मतलब आप पॉइंट कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो। जब कोई चीज पॉइंट होती है तो क्या फोकस में आती है ना। तो दैट को भी यूज करते हैं फोकस के लिए। और इसको फोकस इसी पे बना रहे, इसके पहले प्रीपोजिशन लगा दोगे तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा, फोकस हट जाएगा, दो लोगों में पड़ जाएगा। ठीक है, तो फोकस बना रहे एक पे, दैट इस वजह से यूज करते हैं। अभी समझ में आया कि दैट वाले केस में प्रीपोजिशन लास्ट में क्यों बनता है, क्योंकि दैट फोकस मेंटेन करता है, पॉइंट आउट करता है। जब पॉइंट आउट करता है तो वो बोलेगा हमारे अगल बगल कोई मत लगाओ भाई, हम ही अकेले हैं। ठीक है, हम प्रीपोजिशन और पोजिशन को नहीं साथ में रखेंगे, इनको बोलो लास्ट में लगे। क्लियर, चलो दूसरा केस भी समझ में आ गया, तीसरा केस भी समझ में आ गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4। आप देखो जो कंफ्यूजन आ रहा था ना दिमाग में कि सर कहाँ हु लगेगा, कहाँ दैट लगाएंगे, कहाँ विच लगाएंगे, कहाँ दैट लगाएंगे, आप तो बोले कि दैट हर जगह लग जाएगा। अभी देखो डिफरेंशिएट करते हैं।
कहाँ पे लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। ठीक, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहले एग्जाम्पल देखो फिर समझाता हूँ। रमन हु इज माई फ्रेंड कैन हेल्प यू, एक सेंटेंस ये लिखा। द बॉय हु केम यस्टरडे हैज केम अगेन, एक सेंटेंस ये लिखा। ठीक है, जैसे ही कोई सेंटेंस आता है रिलेटिव प्रोनाउन वाला, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज लिखा। पहला रिलेटिव क्लॉज कौन सा है इसमें, पहला क्या, रिलेटिव क्लॉज एक ही है इसमें, हु से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया रिलेटिव क्लॉज। ठीक है सर, तो ये कैन हेल्प यू, तो रमन कैन हेल्प यू, मेन सेंटेंस मतलब ये है, ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। ठीक है, मतलब रमन को एक्सप्लेन कर रहा है ना, रमन हु इज माई फ्रेंड, रमन को एक्सप्लेन कर रहा है, पहली बात। ठीक, द बॉय, इसमें बॉय क्या है, नाउन है, और द क्या है, आर्टिकल है। इतना बात सबको पता है। ठीक है, इसका रिलेटिव क्लॉज क्या है, हु केम यस्टरडे, यहां तक क्लियर। ठीक है सर, इसका रिलेटिव क्लॉज ये हो गया। द बॉय को एक्सप्लेन कर रहा है हु केम यस्टरडे। ठीक, रिलेटिव क्लॉज यही काम करता है ना, अपने आप में काम क्या करता है, एडजेक्टिव का ही काम करता है। मैंने बताया था कि नाउन को जो एक्सप्लेन करता है, तो ये नाउन को एक्सप्लेन ही तो कर रहा है, ये क्लॉज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह हुआ, बता चुका हूं मैं पहले। ठीक है, इससे बात क्या निकल के आती है वो देखो, हु इज माई फ्रेंड, मान लो इसको मैं ना लिखूं यहां पे, तो क्या सेंटेंस का मतलब पूरा है, रमन कैन हेल्प यू। हाँ एकदम सही है सर, रमन कैन हेल्प यू, आपने इंसान का नाम बता दिया, तो सब कुछ ही तो बता दिया ना, अब उसमें कुछ रह कोई ना गया। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो कहने का क्या मतलब है, जब आपने किसी का नाम लिख दिया, तो उसके साथ जो भी आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है। वो नहीं भी लिखोगे तब भी सेंटेंस का मतलब निकलेगा और कंप्लीट निकलेगा। ये तो आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि वो मेरा फ्रेंड भी है, रमन कैन हेल्प यू। ठीक है, दूसरा देखो, द बॉय, अब इसमें से ये हटा के देखो, हु केम यस्टरडे, द बॉय हैज केम अगेन, लड़का दोबारा आ गया। बोलो कौन सा लड़का, बताओगे, एक तो तुमने दा लगा दिया यहाँ पे, तो आपने डेफिनेट कर दिया चीज को। अब आपने डेफिनेट कर दिया और आगे आप रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्लॉज भी लगा रहे हो, तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, और एक्सप्लेन कर रहे हो तो मतलब क्या, कि वो जरूरी इंफॉर्मेशन है। क्या डिफरेंस निकल के आया, जब प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, जब किसी का नाम आपने बता दिया, तो उसके बाद जो भी रिलेटिव क्लॉज होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, जरूरत नहीं भी थी फिर भी लिख दिया गया। ठीक, लेकिन जब दा लगा हुआ है तब आप आगे रिलेटिव क्लॉज लगा रहे हो, तो वो रिलेटिव क्लॉज क्या है, कंपलसरी है, वो मतलब ऑप्शनल नहीं है, वो जरूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। यही क्लॉज ही एक्सप्लेन कर रहा है ना इस बॉय को, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा लड़का। आ रहा समझ में, यहां तो आपने नाम बता दिए तो कहानी खत्म, उसके बाद तुम एडिशनल थोड़ा बहुत बता दिए कुछ, वो जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो कहने का क्या मतलब है, दो चीजें निकल के आई इससे। पहले वाले में क्या थी, ये वाले में ये थी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दूसरे वाले में क्या थी, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो जरूरी है। ठीक है, चलो ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए कि एक्स्ट्रा और रिक्वायर्ड हो गई। इसी को ग्रामर की लैंग्वेज में नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज और डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग का मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो जरूरत नहीं थी, जो डिफाइन नहीं करता है, जो डिफाइन नहीं करता है, ये इसको नहीं डिफाइन कर रहा है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट है, इतना नाम ही बता दिया, आप क्या बताओगे उसके बारे में। ठीक, ये वाला क्या है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, मतलब डिफाइनिंग मतलब आपको एक्सप्लेन करना ही करना है, क्योंकि आपने यहां दा लगा दिया फिर नाउन लिखा, तो आपने डेफिनेट कर दिया, और डेफिनेट कर दिया तो आप इसका मतलब ये है जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई जो रिलेटिव क्लॉज में, वो कंपलसरी है। समझ में आया, वो हटाओ दोगे तो काम नहीं चलेगा, यहाँ इसको हटा दो तब भी मतलब सही है।
यहाँ इसको हटाओगे, सेंटेंस का मीनिंग अधूरा निकलने लगेगा। अभी समझ में आया? अब सर ये क्यों बता रहे हैं आप? यह हो सकता है किसी एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह भी पूछ ले, या कहीं दे दिया आपको पूछ रहा है कि इसमें से डिफाइनिंग क्लॉज कौन सी है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कौन सी है। लेकिन इसको हम लोग पढ़ रहे हैं किस पार्ट में? दैट में। तो दैट से तो कुछ ना कुछ लिंक होगा इसका। आ जाओ दिखाते हैं दैट का लिंक क्या होगा। बट उससे पहले एक चीज देखो, जब भी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होगा वहां डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लोगों ने यहां ध्यान दिया हो, कॉमा लगा हुआ है, और यही इसकी पहचान होती है। कॉमा इसलिए लगा देते हैं ये आप देख के जान सको कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। मेन तो पहले ही दे दिए हम। ये बात समझ में आई? और जब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा वहां पे कोई कॉमा नहीं लगा होगा। ठीक है, तो आप पहचान ऐसे भी बना सकते हो कि कॉमा लगा हुआ है तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अगर कॉमा नहीं लगा हुआ है तो डिफाइनिंग क्लॉज है। लेकिन केवल इसी के बेस पे मत पकड़ने लगो। अगर दा लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ है अगर, तो मतलब ये है कॉमा लगा हो चाहे ना लगा हो, वहां पे वो इंफॉर्मेशन जरूरी ही है, कंपलसरी ही है, वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज ही है। ठीक, अब इसको दैट से लिंक करते हैं। देखो दैट से इसका क्या लिंक है। जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाली बात होगी, यही सेंटेंस को मैंने नीचे लिख दिया, देखो, रमन हु या दैट इज माय फ्रेंड कैन हेल्प यू, एंड द बॉय दैट ये हु केम यस्टरडे हैज कम अगेन। पहले नीचे वाला देखो, द बॉय, ठीक है, दैट लगाएं या हु लगाएं। जब डिफाइनिंग क्लॉज होगा, अब ये याद करने वाली चीज है, जब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा, डिफाइनिंग मतलब द लगा है, मतलब आपको डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, तो उसमें आप दैट भी लगा सकते हो, हु भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, हु भी लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे दैट लगा दो चाहे चाहे हु लगा दो, दोनों सेंटेंस सही होंगे। ठीक, लेकिन जब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होगा, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, तब आप वहां पे केवल हु लगाओगे, दैट नहीं लगाओगे। मतलब जो भी लग रहा होगा, हु लग रहा होगा, हुम लग रहा होगा, विच लग रहा होगा, और सब लग जाएंगे, लेकिन दैट नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा तो वो देख लो। दैट का काम क्या होता है? पॉइंट आउट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। भाई जब आपने नाम ही बता दिया उसका, तो अब और कितना डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, पॉइंट आउट करोगे उसको? आपने कभी सुना है वह राम को बुलाओ, उस राम को बुलाओ, ये क्या होता है? अरे राम को बुलाओ, डायरेक्ट बोलो। दैट राम बोले हो क्या कभी? दैट बॉय आपने सुना होगा, दैट गर्ल आपने सुना होगा, दैट राम नहीं। ठीक है, तो वो तो नाम उसका खुद ही पॉइंट आउट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उसका नाम ही काफी है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि राम को बुलाओ, तो राम आएगा ना। ये थोड़ी ना वह राम को बुलाओ। बट जब दैट के साथ लगाना, जब ये करना हुआ आपको, मतलब आपको जब डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूज करना है, आपको बताना ही बताना है, तब पीछे कुछ ऐसा लिखा होगा जिसको डिफाइन करने की जरूरत है, तब आप दैट लगा सकते हो वहां। तो वहां हु या दैट दोनों लगा सकते हो। हु मतलब हु, विच, होम, जो भी लगाना हो, लेकिन दैट भी लगा सकते हो उसके साथ, लेकिन यहां पे नहीं लगा सकते हो। तो कहने का क्या मतलब है, समराइज करके देखें तो, जब नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होगा वहां पे आप दैट नहीं यूज करोगे, यहां पे दैट यूज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, दैट भी कर सकते हो। ठीक, लेकिन ऊपर वाले केस में नहीं होगा। और हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाले में कॉमा लगा होगा। दो चीज पहचान में आई। ठीक है, चलो, आई होप कितनी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे थोड़ा। अभी एक दूसरा तरीका बताता हूँ, इसी में थोड़ा सा और एक एक एंगल और देख लो, जिससे आप और अच्छे तरीके से पकड़ पाओ कि डिफाइनिंग क्लॉज क्या होते हैं और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होते हैं। ठीक, देखो,
अभी दिमाग में क्या बना है आप लोग के कि कॉमा लगा होगा तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होगा, कॉमा नहीं लगा होगा तो डिफाइनिंग क्लॉज होगा, और द लगा होगा तो उसको डिफाइनिंग क्लॉज करना ही करना है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जोड़ लो, मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माई कार विच या दैट इज ब्लैक हैज बीन सोल्ड बाय मी, विच कार सॉरी माई कार विच या दैट इज ब्लैक हैज बीन सोल्ड बाय मी। दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, अब इसमें विच लगाना है या दैट लगाना है। अब जाओगे ढूंढोगे, सर दा बोले थे, दा देखो नहीं लगा हुआ है, कार भी लगा हुआ है, प्रॉपर नाउन भी नहीं है, आप क्या करें? आया कंफ्यूजन? जब ऐसी सिचुएशन में आएगी तब कौन सहारा देगा आपको? कॉमा। तब ध्यान दो कॉमा पे कि देखो दा भी नहीं दिख रहा है, प्रॉपर नाउन भी नहीं दिख रहा है, तो कॉमा पे आओ। कॉमा लगा हुआ है मतलब क्या है इसका कि ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, ठीक है। मतलब विच लगाएंगे या दैट लगाएंगे, तो बोलोगे सर दैट तो नहीं लग सकता क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाले में दैट नहीं लगता है, या ऐसे याद कर लो कि कॉमा वाले में दैट नहीं लगता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे विच लगेगा, ठीक। यहाँ पे देखो माई कार विच या दैट, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, करना ही करना है एक्सप्लेन आपको। तो अब क्या लगेगा यहाँ पे, विच लगा लो चाहे दैट लगा लो, दोनों लग सकता है। डिफाइनिंग क्लॉज में विच लगा लो चाहे दैट लगा लो। अभी समझ में आया? अभी देखो, ये तो आपने देख लिया कि यहाँ पे विच लगेगा सर, यहाँ दैट नहीं लगेगा, यहाँ विच या दैट दोनों लग सकता है डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के हिसाब से, ठीक है। बट हिंदी में थोड़ा इसका मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाता है, अलग हो जाता है। देखो डिफरेंस कैसे होगा, इसमें का मतलब है कि माई कार विच इज ब्लैक हैज बीन सोल्ड बाय मी। यहाँ पे एक बात निकल के आएगी कि यहाँ पे इस बंदे के पास जो कार है ना वो केवल एक है। जैसे समझो तुम्हारा एक दोस्त है, उसके पास एक कार है जो काली कलर की है और उसने वो बेच दी, ठीक है, और वो तुमको बताने आया, माई कार विच इज ब्लैक हैज बीन सोल्ड बाय मी, ठीक। कहने का मतलब क्या है, जब भाई तेरे पास एक ही कार थी तो बताने की क्या जरूरत थी कि वो काली थी या हरी थी, जो भी थी, एक कार थी तो मुझे पता है ना कि तेरे पास एक कार थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा है कि वो काली भी थी और बेच दी। भाई बोल सीधा सीधा मैंने कार बेच दी अपनी, क्योंकि तेरे पास एक ही कार थी, ठीक। पहले वाले का मतलब ये है कि इसके पास एक कार थी, ठीक। दूसरे में देखो, माई कार विच या दैट इज ब्लैक हैज बीन सोल्ड बाय मी। माई कार मेरी कार जो ब्लैक वाली थी वो मैंने बेच दी। देखो हिंदी में तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि मेरी कार जो काली वाली थी वो बेच दी, मतलब मेरे पास और भी कार थी, मैंने काली वाली बेच दी, ठीक। पहले वाले का क्या मतलब था, मेरी कार जो काली थी बेच दी, मतलब मेरे पास एक कार थी। तो डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पे उस बंदे के पास कई कार थी, यहाँ पे एक ही कार थी। तो इसको रिटन में तो चलो कॉमा देख के आपको पता चल जाएगा, लेकिन जब बोलोगे तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप प्रेफर किसको करोगे, दैट को, जिससे उसको समझ में आ पाए कि हाँ भाई इसके पास और कार भी है, उसमें से एक कार उसने बेची, ठीक। क्योंकि विच विच तो दोनों में लग जाएगा तो डिफरेंशिएट होगा, यहाँ तो दैट लगा नहीं सकते हो, तो यहाँ पे दैट को प्रेफर करो आप, जिससे आप फुल मीनिंग दे सको कि मेरे पास इतनी कारें थी उसमें से एक कार बेच दी मैंने। अभी समझ में आया डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो केवल दा को पकड़ के मत चलना या प्रॉपर नाउन को पकड़ के मत चलना, ठीक है। सेंटेंस में देखो कि मीनिंग क्या दे रहा है। अगर दा लगा हुआ है तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज करना है, मतलब आपको डिफाइन करना ही करना है, तो उसकी जगह पे चाहे आप दैट यूज कर लो चाहे हु whom विच जो भी यूज करना है दोनों कर सकते हैं। बट नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में क्या होगा, दैट नहीं लग सकता है, रीजन मैं बता चुका हूँ। इतनी चीजें हमारी कवर हो गई दैट से रिलेटेड, ठीक।
अब एक पांचवा पॉइंट आता है, आ जाओ देखो क्या है, दैट से रिलेटेड। देखो दैट कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है, इस वजह से उसको इतना डिस्क्राइब में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आई हैव इनवाइटेड द फ्रेंड्स हु दैट आई हैव इन दिल्ली। देखो इनवाइटेड द फ्रेंड्स, ये तो सबको पता चल गया होगा, दा लगा हुआ है सर, मतलब डिफाइनिंग क्लॉज चाहिए हमको, डिफाइनिंग वाले में हु लगा लो चाहे दैट लगा लो। ठीक, बट यहाँ पे चेक करो, देखो आई हैव, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब भी दी है, तो मतलब ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया होगा। यहाँ पे होम दिया होता तो सही होता, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये भी चेक करना है कि वहां पे सब्जेक्टिव केस ये लगेगा या ऑब्जेक्टिव केस। नहीं देखे सर यहाँ पे डिफाइनिंग क्लॉज है, कुछ भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, मतलब सेंटेंस के हिसाब से देखो क्या लगना चाहिए, हु लगना चाहिए, विच लगना चाहिए, दैट लगना चाहिए, होम लगना चाहिए, तो यहाँ पे होम लगेगा। ठीक है, चलो ये तो इजी है, ये ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा देखो, आई हैव इन्वाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स दैट या whom आई हैव इन दिल्ली। मैंने अपने कुछ बचे खुचे दोस्त जो मेरे थे उनको बुलाया जो दिल्ली में थे। ठीक, अभी देखो फ्रेंड्स के पहले क्या लिखा हुआ है, फ्यू, तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जब कोई नाउन लिखा हो और नाउन के पहले कुछ ऐसे डिटर्मिनर आ जाएं जिनको साथ में मेंटेन करना है, मतलब केवल फ्रेंड्स के लिए ही नहीं रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है यहाँ पे, द फ्यू फ्रेंड्स ये हमको पूरा मेंटेन करना है, पूरे के लिए लगाना है, द फ्यू फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, तो जब हमको नाउन के साथ और कुछ मतलब जो डिटर्मिनर को भी इंक्लूड करके पूरा मेंटेन करना हो और उसके लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो, तो उस केस में ना तो हु लगेगा, ना होम लगेगा, ना विच लगेगा, लगेगा क्या, केवल और केवल दैट। दोबारा बताऊं, जब कोई नाउन लिखा हो और नाउन के पहले कोई डिटर्मिनर लिखा हो और वो डिटर्मिनर कौन से, उनको भी मेंटेन करना हो साथ में, नाउन को अब केवल नहीं, नाउन के साथ उस डिटर्मिनर को भी पूरे के लिए हमको एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो कौन सा लगेगा, दैट। यहाँ पे देखो द फ्यू फ्रेंड्स, पूरे के लिए क्या लगेगा, मतलब whom who which ये सब ऑप्शन ही खत्म, केवल क्या, केवल दैट। और एग्जांपल देखो और समझ में आएगा। देखो दिस इज द बॉय हु या दैट केम यस्टरडे, केवल बॉय लिखा हुआ है, द बॉय, मतलब हु भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। ठीक, केम लगा है मतलब वर्ब है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए, तो हु भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, बोथ आर राइट। ठीक है, बट दूसरा सेंटेंस देखो, दिस इज द सेम बॉय हु या दैट केम यस्टरडे, द सेम बॉय, देखो द सेम, केवल बॉय को नहीं मेंटेन करना है, द सेम को भी मेंटेन करना है। ये ये क्या हुआ, डिटर्मिनर, तो हु का ऑप्शन खत्म, अब केवल क्या लगेगा, दैट। तो ये डिटर्मिनर हो क्या सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन से डिटर्मिनर हैं जो ऐसा काम करेंगे। देखो फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, द सेम, ऑल, नोबडी, समथिंग, नथिंग, ये सब है। ये सब याद नहीं करना है, याद करने की कोशिश ना करो, ये समझो कि जब नाउन कोई साथ कोई डिटर्मिनर लगा हुआ है और उसको भी हमको साथ में मेंटेन करना है, तब केवल केवल दैट लगेगा। और ये सब वर्ड्स आ गए, इनके लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, तब भी दैट लगेगा। ठीक है, देखो समझो, एग्जांपल लिखे मैंने, आई गेव मोहन द लिटिल वाटर दैट विच आई बॉट, मैंने मोहन को पानी दे दिया जो थोड़ा था, जो मैंने खरीदा था। ठीक, केवल वाटर लिखा होता है यहाँ पे, आई गेव मोहन द वाटर, तब क्या लगाते हैं, तब आप विच लगाते हैं। ठीक, या दैट लगाते, दोनों लग सकता था। देखो ना, जब द लगा दिया तो आप डिफाइनिंग वाले में तो दोनों लगा सकते हो। ठीक, लेकिन जैसे ही आपने द लिटिल वाटर लिखा, मतलब वाटर बस नहीं, द लिटिल को भी मेंटेन करना है एक साथ पूरा, तब विच नहीं लगेगा केवल, तब क्या लगेगा, दैट।
समझ में आया? और एग्जांपल देखो, दिस इज द ओनली स्टूडेंट हु या दैट कैन डू दिस वर्क। यहाँ मैंने ओनली हटा दिया, द स्टूडेंट बस होता तो क्या लगाते, हु लगा दो चाहे दैट लगा दो। लेकिन जैसे ही द ओनली स्टूडेंट पूरा आपने लिखा तो हु का ऑप्शन खत्म हो गया, केवल दैट लगेगा। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये डिटर्मिनर्स जहाँ पे भी होंगे नाउन के पहले और इनको भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट ही होगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। क्लियर? और देखो एग्जांपल, ही इज स्पेंट ऑल द मनी विच दैट आई गेव हिम। देखो ऑल द मनी, हमको केवल द मनी को नहीं, ऑल द मनी पूरे को एक साथ लेके चलना है। अब उसके लिए क्या लगेगा, विच नहीं लगेगा, दैट। केवल द मनी लगा होता तो विच या दैट दोनों में से कुछ भी लगा सकते थे। आई होप इतनी चीजें समझ में आई। चलो और आगे देखो, यहां दैट की कहानी खत्म होती है। अभी देखते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन जो है हम लोग का, वो है व्हाट। व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। अभी तक क्या पता था आप लोग को, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है व्हाट, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, और इसकी मेन खासियत क्या होती है कि इसका एंटीसीडेंट नहीं होता है। हर रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग देखें उसका एंटीसीडेंट होता ही होता है, ठीक है। दैट, हु, हुम, सबके पहले कोई ना कोई नाउन होता था उसका, नाउन या प्रोनाउन, और उसी को हम लोग एंटीसीडेंट बोल देते थे। लेकिन व्हाट की क्या खासियत है, व्हाट है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन उसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है, क्योंकि वो पता ही नहीं होता है। और देखो कैसे, आई डू नॉट नो वॉट ही बॉट। मुझे नहीं पता कि उसने क्या खरीदा, मुझे नहीं पता कि उसने क्या खरीदा। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है। मुझे नहीं पता कि उसने क्या खरीदा, उसने जो खरीदा वो मुझे नहीं पता, तो मैंने उसके लिए व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दिया। तो ही बॉट व्हाट, जो खरीदा होगा उसने वो मुझे नहीं पता है, तो ये बॉट का ऑब्जेक्ट ही हुआ ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन की पहचान क्या थी, देखो कंजंक्शन भी होना चाहिए, वो प्रोनाउन भी होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो। तीन खासियत है रिलेटिव प्रोनाउन की। देखो यहाँ पे वर्ड को, वर्ड क्या है यहाँ पे, रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को। क्या हुआ वो, कंजंक्शन। दूसरा काम देखो, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ही बॉट व्हाट, ऑब्जेक्ट बन गया, और प्रोनाउन तो है ही ये, उस चीज के लिए आ रहा ना, वो चीज नहीं पता है तो उसी के लिए आ रहा, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ, वो क्या हुआ, एज अ प्रोनाउन। ठीक, तीनों हो गया, मतलब क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन प्रूफ हो गया कि व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और देखो सब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। व्हाट का भी यही गेम है, केवल हु और होम के ही नखरे थे कि हु सब्जेक्ट केस होगा, होम ऑब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन विच, दैट, व्हाट ये सब बोलते हैं जैसे लगा लो, सब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट बना लो, बन जाएंगे। ठीक, तो पहला वाला देखो क्या बना है, ऑब्जेक्ट। देखो ही बॉट, ही सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये व्हाट। ठीक है, अभी देखो आई डू नॉट नो व्हाट वाज बॉट बाय हिम। व्हाट वाज, देखो वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए था, व्हाट लगा हुआ है, तो मतलब सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। देखो और सब्जेक्ट की तरह भी हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह भी हो गया। ठीक, तो दिमाग में इतना रखो, हु और होम के नखरे हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन के कोई नखरे नहीं है, वो बोलते सब्जेक्ट की तरह यूज करो, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो। पहचानो कैसे, वर्ब देखो, वर्ब के लिए अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वर्ब के लिए अगर सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा। आ रहा समझ में? और ये सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पहले, तो जाके देखो जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए। ठीक है, और अभी देखो एक कंफ्यूजन दिमाग में आ रहा होगा, सर दैट वर्सेस व्हाट। दैट को आप हु के साथ भी यूज कर दिए, विच के साथ भी कर दिए, होम के साथ भी कर दिए, तो व्हाट क्यों रह जाएगा, व्हाट के साथ भी लगा देना चाहिए। दिमाग में आता है ऐसा क्वेश्चन? आ जाओ, डिफरेंस क्या है देखो व्हाट और दैट में।
दैट क्यों नहीं लगाते हैं व्हाट की जगह पे? देखो व्हाट होता है, इसका एंटीसीडेंट हमको पता ही नहीं होता है, एंटीसीडेंट इसका होता ही नहीं है। जैसे व्हाट लिखा हुआ है तो व्हाट का एंटीसीडेंट नो थोड़ी ना है, नो तो वर्ब है, उसका कोई एंटीसीडेंट है ही नहीं। इधर भी कहीं कुछ लापता है देखो। लेकिन दैट के साथ क्या होता था, एंटीसीडेंट पावर होता था हमको। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो समझ में आएगा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट या दैट माई फादर टॉट मी। मुझे नहीं पता है कि मेरे पिताजी मुझे क्या पढ़ाए, टीच टॉट टॉट पढ़ाए। ठीक, तो नहीं पता है क्या पढ़ा है तो दैट नहीं लगेगा, व्हाट लगेगा, पता ही नहीं है भाई। एंटीसीडेंट है इसके पहले कुछ इसका? नहीं। जब वो चीज पता ही नहीं है, वो एंटीसीडेंट हम छुपा रहे हैं, हमको नहीं पता है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखो। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट दैट माई फादर टॉट मी। अब देखो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे बता दिया उसने एंटीसीडेंट कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया जो था, तो कॉन्सेप्ट है तो फिर दैट लगेगा। जब एंटीसीडेंट मिल गया तो दैट लगाओ, नहीं मिला तो व्हाट लगेगा। व्हाट तो सबसे आसान पहचानने के लिए कि उसका एंटीसीडेंट नहीं होगा। ठीक है, और देखो आई शैल नॉट टेल यू व्हाट या दैट ही गेव मी यस्टरडे। मैं तुमको नहीं बताऊंगी कि उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, क्या, वो मुझे बता ही नहीं रहे हो, तो क्या के लिए एंटीसीडेंट जो था वो हमको पता ही नहीं है, तो व्हाट बस क्या बचा, दैट में लगेगा व्हाट। ये यू इसका एंटीसीडेंट नहीं है, ये तो ये वाले क्लॉज का टेल यू व्हाट, टेल का ऑब्जेक्ट यू भी है और टेल का ऑब्जेक्ट जो उसने बताया वो भी है, लेकिन वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उसका एंटीसीडेंट कुछ है ही नहीं है। क्लियर, तो वहां क्या लगेगा व्हाट। अगर समराइज करके देखो एक लाइन में, तो व्हाट का एंटीसीडेंट नहीं होता है, और जहां पे एंटीसीडेंट नहीं होगा फिर भी हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, तो वहां पे क्या लगेगा व्हाट। क्लियर, आगे चले, चलो। अभी नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन आता है बट। कंफ्यूजन हुआ, बट, बट तो सर कंजंक्शन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहां से हो गया? और वो बताते हैं कैसे। चलो हाँ मानते हैं बट कंजंक्शन होता है, हाँ होता है। उसका एग्जांपल देखो, आई इनवाइटेड रिया बट सी डिड नॉट कम। केवल कंजंक्शन है बट। ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा कि रिलेटिव प्रोनाउन बन जाए अभी। ठीक, यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं कि ओनली कंजंक्शन, केवल कंजंक्शन है। ठीक है, वहां पे इसका हिंदी मतलब क्या होता है लेकिन। मैंने रिया को बुलाया लेकिन वो नहीं आई। ठीक, बट फिर हम लोगों ने कंजंक्शन, बट फिर हम लोगों ने प्रीपोजिशन भी देखा जब ऑब्जेक्ट वाला पढ़ रहे थे तब। तो एवरीबॉडी बट ही या हिम वॉज देयर, तो हम लोग कहे जब प्रीपोजिशन है बट तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, हिम आएगा। ठीक, एज अ प्रीपोजिशन भी देख लिया हम लोग। चलो आगे, अब हम लोग देखने वाले हैं बट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे? रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत क्या होती है, कंजंक्शन भी होता है वो, प्रोनाउन भी होता है वो, फिर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। ये तीन काम एक साथ करता है तब जाके वो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। ठीक, तो अब चेक करते हैं बट अगर ऐसा कर दे, तीनों फंक्शन कर दे, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। आ जाओ देखते एग्जांपल। देयर इज नो मैन बट विशेष टू लिव। देखो देयर इज नो मैन, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, लिव टू विशेष, जो जीने की इच्छा रखने के अलावा, जीने की इच्छा रखने के अलावा कोई आदमी नहीं है। मतलब सब लोग जीने की इच्छा रखते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, फिर आप लोग बोले कि सर इसको दैट लगा के भी बना सकते हैं, बना सकते हैं बिल्कुल। देखो नो मैन लिखा हुआ है, ये वही वाला डिटर्मिनर, केवल मैन को नहीं नो को भी मेंटेन करना है तो दैट लगा सकते हैं। ठीक है, केवल दैट लगेगा। दैट डज नॉट विश टू लिव, इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता हो। ठीक, कहने का दोनों को मतलब सेम है, दोनों का सेम मीनिंग निकल रहा है।
लेकिन बट यहां पे लगाया गया है, क्यों लगाया गया है? आ जाओ देखो, दैट डज नॉट, ठीक, उसकी जगह पे बट लिखा गया है। देखो और तो पूरा सेम है, देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन, विश टू लिव, विश टू लिव, मतलब इतनी जगह के लिए बट लगाया गया है, मतलब इतना खा के डकार मारे तो बट निकल के आया, उसको लगा दिए। तो ऐसे ही कैसे लगा दिए बट को, ये क्वेश्चन अनालाइज होता है ना, कि यहाँ दैट भी लिखा हुआ है, डज नॉट लिखा हुआ है, और बट भी लगा दिए, उसकी जगह पे तुम बट लगा दिए, कैसे? देखो, दैट, दैट क्या है यहाँ पे, इधर लिखता हूं, सब्जेक्ट है, दूसरी चीज प्रोनाउन है, इस मैन के लिए लगा है, प्रोनाउन हुआ, कंजंक्शन भी हुआ क्योंकि ये जोड़ रहा है दो क्लॉज को, ठीक, इसके में तीनों खासियत है, मतलब दैट तो पता है हम लोगों की रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। जब उसी की जगह पे बट लगाया गया तो मतलब जब इसकी खासियत है वही खासियत बट की भी होगी, तो जब दैट सब्जेक्ट था तो बट भी सब्जेक्ट हो गया, दैट प्रोनाउन था तो बट भी प्रोनाउन हो गया। और ये नॉट की जगह इसलिए दिया है, देखो बट का मतलब होता है, जब यूज करते हैं बट को हम लोग, तो उसका मतलब होता है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है। जैसे आई इनवाइटेड हिम बट, तो जाहिर सी बात ये समझ में आई कि वो नहीं आया, तो नहीं बोलोगे कि वो आया, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जो होना चाहिए था वो चीज नहीं हुई, ठीक है। तो बट में नहीं वाला सेंस अपने आप छुपा होता है, ठीक, तो ये नॉट वाला जगह भी बट अपने अंदर ही रखता है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में दो निगेटिव ऐसा कुछ यूज हो रहा है तो उसकी जगह पे आप बट यूज कर सकते हो, उस दो निगेटिव नॉट नॉट को हटाने के लिए। नॉट नो दो निगेटिव वर्ड आ गए ना, तो इंग्लिश बोलता है कि रिपीटेशन को हटाओ, तो हटा दो रिपीटेशन को, उसके जगह पे आप बट लगा दो। बोलता है कोई और भी है रिलेटिव प्रोनाउन जो इतने को समराइज कर सके दैट डज नॉट को, तो बोला बट है, हम है, हम सब्जेक्ट की तरह काम कर लेंगे, प्रोनाउन भी बन जाएंगे, कंजंक्शन भी बन जाएंगे, नॉट को भी अपने अंदर समेट लेंगे, ठीक। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा बट, तो उसका मतलब क्या होगा हिंदी में, सेंस क्या देगा वो, के अलावा का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, देयर इज नो मैन बट विशेस टू लिव, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जीने की इच्छा रखने के अलावा, मतलब बताया ना मैंने, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है ये, जस्ट अपोजिट, मतलब उसका क्या निकल के आ रहा है कि हर इंसान जीने की इच्छा रखता है, आया समझ, ठीक है। तो ये बट क्या काम कर रहा है, प्रोनाउन का, कंजंक्शन का, सब्जेक्ट का, तीनों को काम कर दिया, तो मतलब प्रूफ हो गया कि बट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। जा रही भेजी हुई बातें, आई होप बहुत अच्छे से जा रही होंगी, ठीक है, समझ में आ गया, आगे चले, चलो। उससे पहले एक चीज और देख लो, ध्यान देना, नो मैन, मैन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को, तो यहाँ वाली वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सिंगुलर के हिसाब से, समझ में आ रहा है। बट, बट क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, क्योंकि मैन क्या है, सिंगुलर है, उसी के हिसाब से वर्ब लगी है, तो विशेष इस वजह से लिखा हुआ है, केवल विश लिख दे यहाँ पे एग्जाम्पल तो गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस वाला फॉर्मूला सबको पता होता है कि सिंगुलर के साथ यस या यस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, उसी के हिसाब से वर्ब लगाएंगे तो विशेष हो गया, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा हिंट इसलिए कि जिन लोगों का ध्यान नहीं जाता है वो लोग भी जान सकें, क्लियर। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लो, देयर इज नो ट्री बट रिलीजियस O2, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है O2 ऑक्सीजन रिलीज करने के अलावा, मतलब सभी पेड़ रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ये कहने का मतलब है। उसी को हम लोग दैट लगा के लिख दिए, सॉरी ये वेयर नहीं, देयर ही है, देयर इज नो ट्री दैट डज नॉट रिलीज टू रिलीज O2, इसका भी वही मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा पेड़ नहीं जो ऑक्सीजन रिलीज करता हो। हमने इसको डायरेक्ट बोल दिया ना रिलीज करता हो, जब बट के साथ
बोलोगे तो बोलोगे आप पॉजिटिव तरीके से, मतलब निकल के आएगा उसका कुछ और। ठीक, यहाँ आप बोल रहे हो कि कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है ऑक्सीजन रिलीज करने के अलावा, तो मतलब सभी पेड़ रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक, वही चीज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आप नॉट लगा के बोल रहे हो कि कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो ऑक्सीजन रिलीज ना करता हो। ठीक है, तो बोलने के तरीके थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, निगेटिव वर्ड्स को बार बार रिपीट ना किया जाए उसके लिए बट यूज किया गया। ठीक, यहाँ पे वही केस, नो ट्री, ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को, तो यहाँ पे रिलीज का नहीं रिलीजियस इसी वजह से लिखा हुआ है। ठीक, वर्ब में ऐसे आई गया। क्लियर, चलो अभी एक चीज रह जाती है, व्हाट एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट, अभी इसके पहले के पहले देखें, एक चीज छूट रही थी मैं वो भी बता देता हूँ कि व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब वर्ड का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए होगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह होगा, सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू वांट टू बाय, तुम क्या खरीदना चाहते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये यहाँ पे सेंटेंस को रिलेट नहीं कर रहा है, दो क्लॉज को जोड़ नहीं रहा है, एक सेंटेंस है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो वहां पे जब इंट्रोगेटिव सेंस में आएगा तो इतना सबको पता होता है। क्लियर, चलो व्हाट डिड ही बाय यस्टरडे, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ हम लोग के रिलेटिव प्रोनाउन खत्म होते हैं और एक रिलेटिव प्रोनाउन बच जाता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन में, वो है सच एज, सच दैट। तो यहाँ पे जो एज होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यहाँ पे दैट जो होता है ओनली कंजंक्शन होता है। ये पेयर आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन इसको हम लोग बेटर तरीके से पढ़ेंगे कंजंक्शन में, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है ये चीजें आपको। ठीक है, तो बताया क्यों सर आपने, क्योंकि जिससे आपको पता रहे कि ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो सर आपको रेफरेंस दूंगा कि हाँ वहां पे मैंने छोड़ा था, यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ। क्लियर, कुछ भी चीजें आपकी रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, और मैं बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ हर चीज डीप्स में। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग कंजंक्शन वाले टॉपिक में। चलो, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग के खत्म होते हैं। कौन कौन से पढ़ लिया हम लोग ने, हु पढ़ लिए, होम पढ़ लिए, हुज पढ़ लिया, विच पढ़ लिया, दैट पढ़ लिया, बट पढ़ लिया, और एज भी पढ़ेंगे हम लोग इसको कंजंक्शन में। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो सकते थे, जितना डिस्क्राइब कर सकता था, सब मैंने बता दिया। क्लियर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग था, इतना डिटेल में मैंने बताया है, जो लोग एक दो बार देख लेंगे उनको ये खुद बात समझ में आएगी कि हाँ कुछ अलग बताया गया है, कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग बनी है रिलेटिव प्रोनाउन की। अभी तक जो जानते थे उससे तो कुछ डिफरेंट पता चला ही होगा। ठीक है, कल का टॉपिक हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन ही अभी रहेगा, इतना जल्दी पीछा नहीं छूटने वाला है इससे। ये पार्ट्स थे, जो जो वर्ड्स थे, जो जो अलग अलग थे, वो पढ़ लिए हम लोग। अब रिलेटिव प्रोनाउन के अब इन सब में मिक्स से कंफ्यूजन बनते हैं, तो वो वाले टॉपिक थोड़े बहुत हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको बता के रिलेटिव प्रोनाउन को एकदम सम अप करेंगे और उसके आगे देखेंगे क्या पढ़ना है प्रोनाउन में ही, और फिर खत्म करके आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे। आप लोग थोड़ा चैनल को शेयर सब्सक्राइब वगैरह कराइए, थोड़ा मोटिवेशन दीजिए सबको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।